अनकही असद अली तूर के साथ। कहाँ से वो सेम पेज हिलना शुरू हुआ? अफगान पॉलिसी जो है, इवन जो हमारी अमेरिका पॉलिसी है, वो भी इमरान खान ने तय की थी। IMF के साथ एक हमारा मामला चल रहा था, वो प्रोग्राम नहीं हम ले पा रहे थे, तो क्या वो एक वजह थी जिसमें फौज अनकंफर्टेबल हुई? जहांगीर तरीन ग्रुप प्रिवेल्ड और उन्होंने असद उमर साहब जो हैं उनको फारिग करवा लिया। इमरान खान और PTI तो गवर्नमेंट की ने तो एक्सटेंशन दी थी, ख्वाहिश जनरल बाजवा की थी। ख्वाहिश के बगैर तो नहीं होता ना। आसफ सईद खोसा साहब ने बहुत एक दलेरी वाली फैसला दिया था, और वो जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके पास चांस था। दो राय ही नहीं है कि ये जो एवन फील्ड था या पैनामा था वो 100% आपने खुद कवर किया हुआ है। एक डॉक्यूमेंट आपने देखा हुआ है, 100% ये पैसे जो थे, या मियां शेर आसिफ के साहबजादों का हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था, जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं वो 100% सही है। क्या उसका दबाव उस वक्त फौज महसूस कर रही थी बतौर जनरल बाजवा के एक अपोजिशन लीडर है और वो अटैक कर रहा है? जनाब बाजवा साहब जो थे वो आमतौर पे वो ज़रा प्रेशर ले लेते थे। कैप्टन सफदर के उस वक्त जाते हैं लोग, उनको उठाते हैं कराची के आवारी होटल से। तो रद्द अमल देखें, हर बंदे ने अपनी ताकत के मुताबिक देना है। माइक टाइसन का भी मौका है और 4 साल के बच्चे का भी मौका है। अब प्रॉब्लम यह है कि ये माइक टाइसन का मौका है। ताकत का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, सारी जेलों में डाली हुई थी। शाहिद खाकान अब्बासी जेल में, मिफ्ता इस्माइल जेल में, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, लाइक यू कैन नेम एनीबॉडी, राना सनाउल्लाह ड्रग्स का केस, लाइक फिर राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर तो जो बना वो तो बिल्कुल मजाक था। और ये कहाँ हमने सब की ओपिनियन थी बहुत सारे लोगों की कि सर ये जो हम कर रहे हैं ये फिर हमें सहना पड़ेगा, ये ना काम करें। एक रेफरेंस था काजी फैसा के खिलाफ दायर हुआ, जो बाद में चीफ जस्टिस भी बने। वो इमरान खान का नहीं था, किसका था? जनरल वो फैज़ तो हमीद का था? एस्टेब्लिशमेंट से आया था, जनरल फैज़ हमीद का था? फैज साहब का था। और वो उसमें भी देखें, मैं आई एम ऑन द रिकॉर्ड एंड टू बी फेयर, असद उमर, शीरी मज़ारी, शाह महमूद कुरैशी, आरफ अलवी साहब को मिले और इन्होंने उनको कहा कि जी ये रेफरेंस आप फाइल ना करें। जनरल बाजवा साहब से मैंने कहा सर आप जो हैं ये जो रेफरेंस है ये आपके नाम से लोग बेच रहे हैं। इमरान खान साहब ने बुला के जनरल फैज़ हमीद को कहा कि ये कबूल नहीं है, मतीउल्लाह जान को छोड़ो। क्या ऐसा हुआ था? ऐसा कुछ ही ऐसे ऐसा ही हुआ था, खान साहब को नहीं पता था और इमरान खान साहब ने जो है वो फिर उनको रिलीज़ कराया। एस्टैब्लिशमेंट जो थी वो इनको हफीज़ शेख साहब को ही जिताना चाहती थी। कोई उसमें मेरे ख्याल में कोई वो कोई इल विल नहीं थी, लेकिन जो टास्किंग जो थी उसमें जिन जिन लोगों के ज़िम्मे था काम, वो अपना काम उस तरीके से शायद कर नहीं सके जो और उस दौर के सेक्टर कमांडर्स थे। जो टास्क पूरा हो नहीं सका उससे, अगर आप कहें ना कि जो थोड़ी बहुत अगर इलविल क्रिएट हुई खान साहब का और इस्टेब्लिशमेंट का, तो वो फिर उससे हुई। मार्च अप्रैल मई में ही कहीं खान साहब को जनरल बाजवा ये इसरार करने लग गए थे कि वो जनरल फैज़ हमीद को हटाना चाहते हैं, और खान साहब इस पे एग्री नहीं थे। क्या उस दौर में ये बात शुरू हो गई थी? कुछ अरसे बाद हो गई थी। वो अशरफ गनी इतना जज्बाती हो गया कि उसने पानी की बोतल जो थी वो पीने लगा तो वो सारी बोतल ही अपने ऊपर गिरा ली। वो इतना बिल्कुल माऊफ हुआ था उस वक्त। तो उसका ये बड़ा था कि ये तालिबान जब आएंगे तो ये तो इधर अफ़गानिस्तान में एक ब्लड शेड होगा और ये तुम देखना कि ये दे विल बी स्लॉटर्ड और ये होगा और वो होगा। अच्छा, और उस वक्त CIA ने और ISI दोनों ने एक्चुअली अशरफ गनी के इस बात के ऊपर ये तायद की कि ये होगा। जनरल बाजवा मिलके गए वापस, उन्होंने जाके हाँ, ISPR ने स्टेटमेंट दे दी। स्टेटमेंट दे दी कि ये जनरल्स की पोस्टिंग हो रही है, ये आ रहे हैं, और फिर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था। फिर जो हमें बताया जाता था कि आप और असद उमर साहब और शायद परवेज़ खटक साहब और शाहिद कुरैशी साहब, ये 4 लोग शायद जनरल बाजवा से मिलने गए। पहले तो बहुत ही टेंस थे हालात वहाँ पे। बाजवा साहब तो मैं कोई बिल्कुल जो है वो मिलने को तैयार नहीं थे। मिलने को तैयार तो खैर फिर हुए, और फिर बड़ा पहले तो इधर उधर करके फिर उन्होंने कहा तो हाँ जी क्या जी किधर आए हैं, तो हमने कहा सर बस। क्या ये उसी 2021 की बात है जब कहते हैं कि जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब को एक मुलाकात में कन्वे किया कि अब हमने न्यूट्रल होने का फैसला किया? उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये जो एक्सटेंशन है ना अगली, ये अगली एक्सटेंशन जो है वो नून लीग दे तो एक्सेप्टेबल होगी लोगों को,
अवाम को, इदारे को। जनरल बाजवा को। हाँ, अगर ये जो एक्सटेंशन हमने इमरान खान से ली तो ये बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ये सारा थीम जो था वो इस एनालिसिस के ऊपर था। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम अनकही विद असद अली तूर के पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं सब जानते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, साबिक वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी और साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। स्ट्रेट इश्यूज़ पर ही आते हैं ताकि आपका भी ज़्यादा वक्त वेस्ट ना हो। मुझे बताइए, 2018 के बाद आप गवर्नमेंट में तो आ गए। शुरू में तो बहुत रोमांस नज़र आ रहा था, सेम पेज चल रहा था, और फिर कहाँ से वो सेम पेज हिलना शुरू हुआ? सबसे पहले क्या जो असद उमर साहब को हटाना था, वो फेस सेम पेज में पहली दरार थी? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं था। असद उमर साहब को सच्ची बात तो यह है कि जनरल बाजवा साहब ने कुछ शुरू में कोई बहुत बड़ी इंटरफेरेंस नहीं की। ओके। और ये तो किस्से कहानियाँ ही हैं ना। फैक्ट इज़ कि मुझे हटाना या असद उमर साहब को हटाना तो एक्चुअली छोटे डिसीजंस हैं। इवन अफ़गान पॉलिसी जो है, इवन जो हमारी अमेरिका पॉलिसी है, वो भी इमरान खान ने तय की थी, और कोई जनरल बाजवा ने, फ़ौज ने उसमें इंटरफेयर नहीं किया। मैं असद उमर साहब को मैंने स्पेसिफिकली इसलिए पूछा क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त। IMF के साथ एक हमारा मामला चल रहा था, वो प्रोग्राम नहीं हम ले पा रहे थे। तो क्या वो एक वजह थी जिसमें फ़ौज अनकंफर्टेबल हुई कि ये जिसे कहते हैं रिपीट डिवैल्यू हो रहा है और प्रोग्राम हमारा हम ले नहीं पा रहे IMF से? देखिए, इसलिए पीटीआई के अंदर ग्रुप्स थे। पीटीआई के अंदर एक जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप उस वक्त बड़ा तगड़ा था। असद उमर साहब और ये लोग थे, आपस ये में इनकी लोग नहीं थे, बनती थी। नहीं बनती थी। और जहांगीर तरीन साहब जो थे, उनका बहुत ज़्यादा ये था कि असद उमर ने जो IMF से ले के पास जाने में जो डिले किया है, उससे बड़ा नुकसान हुआ है। असद उमर साहब का मौक़िफ़ ये था कि अगर हम फ़ौरन चले जाते तो शराइत ज़्यादा जो है वो माननी पड़नी थी। बट इन एनी केस जहांगीर तरीन ग्रुप प्रिवेल्ड, और उन्होंने असद उमर साहब जो हैं उनको फारिग करवा लिया। और दे जो कन्विंस जनरल बाजवा के इनको। बाजवा साहब से ज़्यादा इमरान खान को। और फिर ये जो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर जो रिप्लेस किया, जब उन्होंने हमारे जो उनके असद उमर साहब की जगह जो है, वो भी तरीन साहब की चॉइस थे। वो भी तरीन साहब की चॉइस थे जो हफीज़ शेख साहब हफीज़ हैं। शेख साहब जब आए, अच्छा, और हफीज़ शेख साहब भी उनकी चॉइस है, शौकत तरीन साहब भी उनकी चॉइस था। ठीक। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि ये दोनों उन्हीं के फाइनेंस मिनिस्टर चॉइस थे। वक्त आगे बढ़ता है, सेम पेज चल रहा है। आप खुद कह रहे हैं कि जनरल बाजवा की शुरू में कोई ख़ास इंटरफेरेंस नहीं थी। नहीं था। फिर एक वक्त आता है एक्सटेंशन का। उस मौके पर एक क्राइसिस जनरेट होता है। जनरल बाजवा आर्मी हाउस से प्राइम मिनिस्टर हाउस जाते हैं, बैठते हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट में एक सो मोटो नोटिस चल रहा है। क्या गवर्नमेंट प्रेशर थी? जनरल बाजवा खुद एक्सटेंशन वो चाहते थे अपनी, या गवर्नमेंट ने दी हुई थी और गवर्नमेंट खुद फंस गई हुई थी कि वो सुप्रीम कोर्ट में केस आ गया? नहीं, ये आप बात कर रहे हैं 2019 की। 2019 की, 19 जी, जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन हुई थी जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गई थी। जी जी जी। नहीं, वो इमरान खान ने तो एक्सटेंशन दी थी। इमरान खान और पीटीआई तो गवर्नमेंट की ने तो एक्सटेंशन दी थी। ख्वाहिश जनरल बाजवा की थी? ख्वाहिश के बगैर तो नहीं होता ना, ये तो ऐसे बातें ही होंगी नहीं, ना एक कि होता है ना ख्वाहिश। मेरी तरफ से मैं फवाद चौधरी साहब को कन्वे करता हूँ। ये देखिए, ये सवाल ही नहीं बनता यहाँ पे। तो आपको पता है कि कोई नहीं छटता। तो ये तो ऐसी बात है ना, जाहिर है उनके ख्वाहिश थी, उसके बगैर कैसे हो सकता है? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो मेरा ख्याल है आसिफ सईद खोसा साहब ने बहुत एक दलेरी वाली फ़ैसला दिया था। और वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उनके पास चांस था कि वो इस मामले के ऊपर कोई जो है वो एक अपनी पोजीशन ले लेती। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी मोरालिटी तो है कोई नहीं। लिहाजा उन्होंने जब उनको थोड़ा बहुत भी रिलीफ ऑफ़र किया तो सारे इकट्ठे हो गए। और यही होता है ना, पाकिस्तान का ट्रेडिशनल मॉडल तो यही है ना कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो वेट करती हैं कि हुकूमत और फ़ौज में लड़ाई हो तो हम और फ़ौज मिल के हुकूमत को चलता कर दें। तो ज़ाहिर है इस डर से फिर हुकूमत भी कहती है कि हमने क्या लड़ना है, चलो जी जो इतना देर गुजारा हो रहा है चलते रहें। लेकिन जो सर वो जो एक राना सनाउल्लाह साहब बात करते हैं कि हमें वो एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं कि हम फौज का कॉन्फिडेंस विन करें, और हमने उसलिए गैर वही मशरूत ना, तौर पे वोट किया। वही। तो क्या नहीं, गैर मशरूत तो नहीं थे। नवाज शरीफ चले गए, फिर बाद में नवाज वो शरीफ चले प्लेटलेस गए, है? ये सब कुछ चले गए, वो सब कुछ हुआ। वो तो ज़ाहिर है उनको मौका यही मिला, डील ही का मौका मिला ना, तो नवाज शरीफ ने डील कर ली। और आपको उस वक्त जब ये प्लेटलेस का इशू चल रहा था,
गो के यहाँ पर बहुत तनकीद हो रही थी, लेकिन पंजाब में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और ये लोग हम्म। कन्विंस थे कि मियां नवाज शरीफ साहब को प्लेटलेट्स का इशू हो गया है, उनके प्लेटलेट्स गिर रहे उनके हैं। पास तो लेबॉर्टरी आ रही थी ना, जी जो लैब टेस्ट आने थे उसी को वो एनालाइज कर रहे थे ना। लैब टेस्ट कौन करा रहा वो हॉस्पिटल करवा रहा हूँ। था? बस वो ऐसे ही होता है। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि देखिए जब उन्होंने एक फ़ैसला कर लिया फ़ौज ने कि और अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उस वक्त जनरल बाजवा साहब ने कि हमने ये करना है, फिर एवरीथिंग फॉल्स इन द लाइन। सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा इनग्रेस है और ये 54 से चली आ रही है और उसकी वजह से इसीलिए देखिए मैं आपको बताऊं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आप अगर उस वक्त पब्लिक भी देख लें, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि आप बाहर ना जाने दें। और मैंने खान साहब से पहले भी एक्चुअली बड़ी दफ़ा ये रिक्वेस्ट की थी कि देखें हमारा नवाज शरीफ से या मरियम बीबी से ज़ाती झगड़ा तो नहीं है। दो काम हमने जो गलती की, अगर आप पूछना चाहें कि वैसे इस वक्त तो इमरान खान या पीटीआई पे बात करनी या तनकीद करनी मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो तो जब नहीं, मैं तो ताकत में सिर्फ भी चाह रहा हैं, हूँ कि लोगों को सिर्फ कॉन्टेक्स्ट जस्ट मिले कि उस वक्त क्या हो रहा था। कॉन्टेक्ट में तनकीद है भी नहीं है जी जी, मेरे बिल्कुल ख्याल में। फैक्ट्स हैं। देखिए एक तो मरियम बीबी के ऊपर जो है वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था और यही होना चाहिए था, हमारे रिवाज नहीं था औरतों को जेल में भेजने का। मेरा तो नुक्ता नज़र ये था कि हमें मरियम बीबी को बनी ये जो अपना है जाती उम्रा, वहाँ पे आप हाउस अरेस्ट करें, नवाज शरीफ साहब को जाती उम्रा में रखें। हमारी कौन सी पर्सनल लड़ाइयाँ तो नहीं हैं पैसे, और कोई दो राय ही नहीं है कि ये जो एवन फील्ड था या पैनामा था वो 100% आपने खुद कवर किया हुआ है, एक डॉक्यूमेंट आपने देखा हुआ है, 100% ये पैसे जो थे, या मियां शेर आसिफ के साहबजादों का हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था, जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं वो 100% सही हैं, कोई उनमें दो राय नहीं है। लेकिन उसको पर्सनलाइज करना जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। आप हम उन्हें उधर रखते, वो कुछ पैसे दे देते चीज़ें, और इसके बाद भी बाहर भेजने के बजाय हमें नवाज शरीफ साहब को जाती उम्र में भेज देते, उनको वैसे रिलैक्स कर देते, चीज़ें कर देते। हमने इसको जो बहुत उस वक्त जो प्रॉब्लम हो जाती है ना जब आप पर्सनलाइज कर देते हैं, और एक एक जिस तरह खान साहब ने वहाँ कहा पंखे उतार लेंगे, वो हुआ तो नहीं, उसके उल्ट हुआ असल में, लेकिन फिर भी वो इस तरह के जेस्चर देने की ज़रूरत नहीं थी। फौज की क्या एडवाइस थी उस वक्त? मियां साहब को बैठ जाने दें, कोई एडवाइस ली गई फौज से भी उस वक्त? मुशावरत की गई जनरल बाजवा से? फौज के बगैर तो बाहर नहीं जा सकता था। इमरान कैसे खान जा साहब को क्या एडवाइस दी गई फौज की तरफ से कि जाने दिया नहीं? मैं ये कह रहा हूँ कि उनके बगैर जा सकते थे बाहर। लेकिन इमरान खान साहब ने कुछ पूछा? नहीं ये मुझे नहीं पता, वो तो पर्सनली होगा नहीं होगा, लेकिन जा नहीं सकते ना। ये सोचना भी पाकिस्तान के अंदर एक मतलब वही पूछ सकता है जिसको पाकिस्तान के निज़ाम का नहीं पता। इसको अच्छा, मुझे नवाज शरीफ साहब चले गए, प्लेटलेस से बात आगे चली गई, फिर बाहर से मियां साहब ने एक बड़ी सख्त तकरीर की, उस वक्त के आर्मी चीफ का नाम लिया, DGI का नाम लिया। इमरान खान साहब ने बड़े जारहाना उसका आके, मुझे याद है कन्वेंशन सेंटर में जवाब कफ दिया। चढ़ा के जवाब दिया। लेकिन क्या उसका दबाव उस वक्त फौज महसूस कर रही थी बतौर जनरल बाजवा के एक अपोजिशन लीडर है और वो अटैक कर रहा है, क्या ये प्रेशर फील कर रही थी उस वक्त? मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ तो प्रेशर फील हो रहा होगा, क्योंकि जनाब बाजवा साहब जो थे वो आमतौर पे वो ज़रा प्रेशर ले लेते थे। ले लेते थे, हाँ, जो उनका ये एक तबीयत होती है ना हर आदमी की, पर्सनैलिटी होती है। वो टू बी फेयर विद वो बड़े अच्छे आदमी थे और बड़े अच्छे आदमी हैं, आई मस्ट टेल यू। और उनका एक तरीक़ाकार है लोगों से मिलने मिलाने का, मिलनसार आदमी है, और वो शायद इतना जो है ना वो एक्सटेंट पे जाना भी नहीं चाहते किसी के ख़िलाफ़ कि कोई पर्सनलाइज चीज़ें हो जाएं, या वो ये उनका एक हमेशा एटीट्यूड रहा है। तो उन्होंने उसके बाद फिर एक वाक़या होता है, वो है कैप्टन सफदर के उस वक्त जाते हैं लोग, उनको उठाते हैं कराची के अवारी होटल से। वो उस तकरीर का रद्द-ए-अमल था इदारे की तरफ से, या वो इमरान खान साहब की किसी ख्वाहिश का रद्द-ए-अमल था? देखिए बात यह है कि जाहिर है कि जो उनकी अरेस्ट थी वो इमरान खान का ऑर्डर तो नहीं था, नंबर वन। कैप्टन सफदर की? हाँ, तो उसकी दूसरी वजह ये है कि देखिए प्रॉब्लम यह होता है कि एक वहाँ पे कैप्टन सफदर साहब ने जो, आपको याद होगा, जो जिन्ना साहब की कब्र के ऊपर जी, जी, वो एक जो तकरीर की। नारे लगाए, जी। तकरीर की, वो बेसिकली तो एक मतलब हैं तो दिमागी तौर पे कोई इतने एक्टिव आदमी नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रद्द अमल जब देते हैं ना, वो रद्द अमल देखें हर बंदे ने अपनी ताकत के मुताबिक देना है। माइक टाइसन का भी मौका है और 4 साल के बच्चे का भी मौका है।
अब प्रॉब्लम ये है कि ये माइक टाइसन का मौका है, यहाँ पे रद्द अमल ज़्यादा हो जाता है, कई दफ़ा पता भी नहीं चलता कि ये जो रद्द अमल दे रहे हैं बाद में रिग्रेट करते हैं बंदा। ताकत का यही तो प्रॉब्लम है कि ताकत का पता नहीं चलता कि आपने इस्तेमाल कितनी करनी है। सो दैट्स वाई अगर आप देखें कि जो अल्लाह ताला ने भी बार बार जो कुरान पाक में कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार जो मुतनब्बे किया है लोगों को, वो ये किया है कि जो साहिब इख्तियार हैं वो इख्तियार इस्तेमाल करते वक्त बहुत उनको जो है उनकी एक दर्जे रखे गए हैं, अकाउंटेबिलिटी रखी गई है, और इसीलिए कि इख्तियार का पता नहीं चलता आपको कि कितना इख्तियार, ताकत कितने इस्तेमाल हो गई है। आई थिंक वो एक और मिसाल थी अपनी ताकत ज़्यादा इस्तेमाल करने की। तो आपने जो सब इख्तियार की बात की, आप खुद भी साहिब इख्तियार रहे। हालांकि मैं एक चीज़ पे आपको एडमायर भी करता हूँ कि आप कम अज़ कम बड़ी कन्विक्शन से बात करते हैं। जब मजहबी जमातों की बात आती है या मजहबी ब्लैकमेलिंग की बात आती है, यू ऑलवेज स्टूड ऑन योर ग्राउंड। लेकिन उस वक्त इख्तियार तो आप लोगों के पास भी था। क्या आपको लगता है कि ये अपोजिशन के साथ जो डील आप कर रहे थे, वो आप इख्तियार का, जैसे कहते हैं, ताकत का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे? सारी जेलों में डाली हुई थी, शाहिद खाकान अब्बासी जेल में, मिफ्ता इस्माइल जेल में, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, लाइक यू कैन नेम एनीबॉडी, राना सनाउल्लाह ड्रग्स का केस, लाइक। देखिए, इसके ऊपर तो आई वुड से कि आप राना साहब से बात करेंगे, खाकान अब्बासी से बात करेंगे, शाहिद साहब से बात करेंगे, वो आपको बताएंगे कि मेरा मौक़िफ़ क्या था। और मैं अकेला नहीं था, कैबिनेट के अंदर और भी लोग थे जिनका मौक़िफ़ जो था तो ये था कि ये नहीं होना चाहिए, और बहुत लोग सीनियर लोग थे जिनका मौक़िफ़ था कि ये नाम नहीं काइंडली हो बता रहा। दीजिए। भाई असद साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, और उसके बाद आई वुड से इवन कई मौक़ों के ऊपर और लोगों ने भी ये बात कही और हक में कौन होते थे? कि ये नहीं है। हक में भी लोग होते हैं, ज़ाहिर है होते हैं। राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर तो बिल्कुल ही जो है वो बहुत कैबिनेट के अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो कह रहे थे ये बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। देखिए, एक जो मैं समझता हूँ, अगर आप अकाउंटेबिलिटी में हमारी गलती कहें ना, तो वो ये थी कि जब हम जा रहे थे, इस्लामाबाद से जा रहे थे पंजाब में, तो वहाँ पे मैं ख़ान साहब से मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर देखें, आपके पास ये पहला साल है, आपने अकाउंटेबिलिटी जो करनी है वो आप कर लें, आप आगे नहीं जा सकेंगे। और मेरी आप अगर बात मानें तो सिर्फ फोकस करें पहले जो 5-6 केसेस हैं जो बिल्कुल सही हैं उनके ऊपर, और इसका नेट वाइड ना करें, क्योंकि अगर आप जितना नेट वाइड कर देंगे फिर उसमें कन्विक्शंस हो नहीं सकेंगी। 300 गवाह आगे आपने देखा ही है, क्योंकि थोड़ा लॉयर होने का भी एडवांटेज होता है, क्योंकि हमें यस, पता यू आर अ होता है लॉयर। कि ये नहीं हो सकेगा। तो आप सिर्फ इसके ऊपर फोकस करें और इसमें जो है वो कन्विक्शंस हों और हम ख़त्म करें और आगे चलें, इसमें ना पड़े। बट अनफॉर्चुनेटली जब वो उन्होंने एक पूरा यूनिट क्रिएट कर दिया, और वो अकाउंटेबल, हर बंदे का प्रॉब्लम ही होता है, आपने भी देखा होगा कि जब किसी कोई वेला ऑफिस भी आप बना देना तो वो अपना काम क्रिएट करना शुरू कर देता जस्टिफाई है, करने के लिए फिर। जस्टिफाई करने। तो जब आपने वो सेल क्रिएट कर दिया, वो चीज़ें कर दी, तो उन्होंने फिर अपना जो है वो क्रिएट करना शुरू कर दिया, काम शुरू करने करने शुरू कर दिए। और उसमें फिर खामखा ये शाहिद खान साहब को हो गए, अपने मिफ्ता ये इस्माइल। साद रफ़ीक साहब वगैरह हो गए, मिफ्ता इस्माइल हो गए, ये सब लोग जो हैं उस में आ गए, जिसके फिर राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर तो जो बना वो तो बिल्कुल मजाक था। और ये कहाँ हमने सब की ओपिनियन थी बहुत सारे लोगों की कि सर ये जो हम कर रहे हैं ये फिर हमें सहना पड़ेगा, ये ना काम करें। लेकिन बहरहाल वो सारी बातें फिर मानी नहीं जाती। इमरान खान साहब मानते नहीं थे, या ARU उनको ज़्यादा कन्विंस कर लेता था, जो बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब थे? देखिए, शहजाद अकबर हों या जो भी हो, उसने तो अपना जो काम उसके ज़िम्मे है वो उसने करना है, उसने बढ़ाना है। डिसीजन मेकिंग तो बहरहाल अल्टीमेटली फिर जिम्मेदारी है ना जो बॉस हैं उनकी, मशवरे तो हज़ार होंगे। इसी अकाउंटेबिलिटी में एक रेफरेंस था, काजी फाइसा के खिलाफ दायर हुआ, जो बाद में चीफ जस्टिस भी बने। वो इमरान अ, खान का नहीं था, किसका था? जनरल वो फैज़ तो हमीद का था? एस्टेब्लिशमेंट से आया था, जनरल फैज़ हमीद का था? फैज़ साहब का था। और वो उसमें भी देखें, मैं आई एम ऑन द रिकॉर्ड एंड टू बी फेयर, असद उमर, शीरी मज़ारी, शाह महमूद कुरैशी, आरफ अलवी साहब को मिले और इन्होंने उनको कहा कि जी ये रेफरेंस आप फाइल ना करें। और मैंने जो था वहाँ पे PM साहब से ये बात कही कि ये 100% फ़ायज़ ईसा साहब के ऊपर रेफरेंस होना चाहिए, लेकिन जब आप फ़ाइल करेंगे ये हमारे ख़िलाफ़ चला जाएगा, आप फ़ाइल ना करें। ये इफ्तिखार चौधरी के
केस में हम भुगत चुके हैं कि हुकूमत जब जज के ख़िलाफ़ मूव करती है, सारी बार जो है वो उसके ख़िलाफ़ हो जाती है। और फिर मैंने कहा कि फ़रोग नसीम साहब जो हैं, इन्होंने टके का तो काम नहीं किया बार्स में, एक वकील आपके साथ नहीं है। लॉ मिनिस्ट्री हमारी इतना बड़ा फेलियर थी कि जिसका कोई हद ही नहीं, ना जज कोई उनके साथ था, ना उधर, वो सिर्फ जो है वो चल रहे थे अपने इदारे के उसके उसके ऊपर। देखें ना, ये पॉलिटिक्स के अंदर तो अगर आप हैं तो आपने मीडिया के ऊपर, बार्स के ऊपर, इधर सब के ऊपर जो है आपका एक रिलेशनशिप्स होते हैं, उनका था कोई नहीं। तो मैंने कहा जी हम आप फाइल करेंगे, हम फंस जाएंगे। और बस, लेकिन वो फिर अच्छा, फिर उसके बाद जनरल बाजवा साहब से मैं मिला एक जगह के ऊपर। तो जनरल बाजवा साहब से मैंने कहा सर आप जो हैं ये जो रेफरेंस है ये आपके नाम से लोग बेच रहे हैं और कहा जा रहा है इधर से जा रहा है, ये आप ना करें। और उन्होंने मेरे साथ एग्री किया, उन्होंने मेरे साथ कमिट किया। मैंने कहा आप इस तरह कर लें, ये जो फ़ायज़ ईसा साहब का कॉन्डक्ट है या चीज़ें हैं, ये तो बिल्कुल रैश है, जज बनना ही नहीं चाहिए था इनको। पहली इनको जज जो बनाया गया है वही गलत है, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन तरीक़ाकार जो आप ले रहे हैं वो गलत है। ही एग्रीड विद मी। मैंने उन्हें कहा आप चौधरी एहसन भून साहब से, इन लोगों से उनके ताल्लुकात भी थे, तो मैंने कहा जी आप उन लोगों से बात करें एंड लेट दिस रेफरेंस बी एवेल्यूएटेड बाय द बार एसोसिएशंस, सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार इसको एवेल्यूएट करे, हम लोग इसमें ना पड़े। उन्होंने कहा बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, बट अनफॉर्चुनेटली फिर बाद में फिर इन्होंने रेफरेंस भेज फैज़ हमीद परवेल कर गए। दिया। जब फैज साहब से मेरी इस पे बात नहीं हुई, जनाब बाजवा साहब से मेरी हुई थी। लेकिन फिर अल्टीमेटली सारी बात है वही ज़ाहिर परवेल के कोई होंगे। प्रिवेल किया होगा। अच्छा, एक चीज़ और ज़रा बताइएगा कि उसी रेफरेंस के दौरान जब पहला फैसला आया, उसी दौरान एक सहाफ़ी अगवा होते हैं मतीउल्लाह जान। पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने तो शाम 5 बजे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिसऑन कर दिया। उन्होंने कहा कि मतीउल्लाह जान अगवा है, लाइक इन अदर वर्ड पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने ऑन करने से इनकार कर दिया उनकी जबरी गुमशुदगी को। वो फिर बाद में हम बातें सुनते रहे कि वो शायद इमरान खान साहब ने बुला के जनरल फैज़ हमीद को कहा कि ये कबूल नहीं है, मतीउल्लाह जान को छोड़ो। क्या ऐसा हुआ था? ऐसा ही कुछ हुआ, ऐसा ही हुआ था। खान साहब को नहीं पता था और इमरान खान साहब ने जो है वो फिर उनको रिलीज़ कराया। देखिए मसला वही है जो मैंने आपको बताया है, ये जो पावर है वो चूँकि इतनी ज़्यादा है और अकाउंटेबिलिटी ऊपर होती नहीं है तो वो मिसयूज़ होती है। आपके केस में भी हुआ, मतीउल्लाह के केस में भी हुआ, और दोनों में आई कैन टेल यू कि इमरान खान को बिल्कुल पता भी नहीं था, लेकिन जब उनको पता चला तो उन्होंने फ़ौरन जो है वो कर सकते थे उन्होंने किया। अच्छा, जैसे मुझे आज एक चीज़ बताइए, जो रेफरेंस का अगर हम कॉन्टेक्स्ट में जाएँ, आज आप बैठ के अगर देखें, उस चीज़ को रिकॉल करें, वाज़ दैट अ पॉलिटिकल ब्लंडर जिसकी प्राइस बाद में पीटीआई ने पे भी की 13 जनवरी को? फ़ायज़ साहब, फैज़ ईसा बता। देखिए वो इस लिहाज से ब्लंडर था ना, जो मैं आपसे ये कह रहा था कि पहले ये हो चुका था और हम ये बात कर चुके थे कि इसको जो है वो इफ्तिखार चौधरी साहब के केस में हमने ये देखा था कि ये केस इस तरह से नहीं होते। उस वक्त थोड़ी बहुत बार एसोसिएशंस भी थी आपकी, तो अब तो बिल्कुल ही मरहूम हो गई है ना। तो आप समझते हैं कि वो उस वक्त ही ब्लंडर हो गया था और आपको पूरी तरह एहसास था? हाँ 100%। ये तो हमने उस वक्त किया, जिस तरह मैंने आपको बताया कि डॉक्टर मज़ारी ने और शामत शाह कुरैशी। साहब ने और असद उमर साहब ने आरफ अलवी साहब से जाके कहा कि आप इस पे साइन ना करें। उन्होंने कहा आप एक दफ़ा वापस भेज दें ताकि कुछ टाइम मिल जाए हमें पीएम के साथ करें। वो डॉक्टर साहब ने फिर जज्बात में आप इतना नहीं बोले थे। अच्छा, मुझे एक चीज़, अब हम इन्हीं फैसलों से आगे बढ़ते हुए आते हैं। आप चाय आपकी तरफ आ गई है तो मैं अपनी चाय वापस ले रहा हूँ। थैंक यू। अच्छा, जो सब एक चीज़ जो और बहुत ही उस दौर में हुई दिलचस्प, वो थी कि इलेक्शन होता है सेनेट का। हफीज़ शेख साहब बतौर वज़ीर हाँ ख़जाना ये इलेक्शन लड़ते हैं और उनके मुकाबले में यूसुफ रज़ा गिलानी वो होते हैं कैंडिडेट पीपल्स पार्टी के। आप लोगों को आइडिया था कि यूसुफ रज़ा गिलानी सब जीत सकते हैं? एक्चुअली जो MNAs थे ना हमारे, स्पेशली बैक बेंचर्स, उनको 100% ही आइडिया था और हर आदमी ने हमें आके बताया कि ये जो हो रहा है आप ये जो है वो नहीं कर सकेंगे, इलेक्शन जीत नहीं सकेंगे। लेकिन उस वक्त आई कैन टेल यू मेरे अपने ज़ाती ख्याल में ख़ान साहब को झटका लगा था, क्योंकि ख़ान साहब जो का ये था ना कि उनका जो रिलायंस था वो ज़्यादा था इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। उनका ख्याल था वो जो हो जाएगा, सारे काम नहीं होते। आई थिंक वो भी मेरी अपने ख्याल में, आई कैन बी रॉन्ग, आई डोंट नो,
मेरे ख़्याल में एस्टैब्लिशमेंट जो थी वो इनको हफीज़ शेख साहब को ही जिताना चाहती थी। कोई उसमें मेरे ख़्याल में कोई वो कोई इल विल नहीं थी। लेकिन जो टास्किंग जो थी उसमें जिन जिन लोगों के ज़िम्मे था काम, वो अपना काम उस तरीके से शायद कर नहीं सके। जो और उस दौर के सेक्टर कमांडर्स थे। जो भी लोग थे जिनको भी ज़िम्मे लगाया होगा, आई डोंट नो कौन किनको लगाया था, लेकिन जिनको भी लगाया था वो या पॉलिटिकल साइड के ऊपर या एस्टैब्लिशमेंट साइड के ऊपर, तो वो टास्क पूरा हो नहीं सका। उससे अगर आप कहें ना कि जो थोड़ी बहुत अगर इल विल क्रिएट हुई खान साहब का और एस्टैब्लिशमेंट का, तो वो फिर उससे हुआ, उससे हुआ। और ये क्या बात पहले नहीं था। पहले नहीं था। वहाँ से आप कहते हैं कि पहली असल दराड़ आई। हाँ, थोड़ी दराड़ आई। और मुझे ये बताइए दराड़ तो असल खैर आई ही नहीं, एंड तक वो थोड़ी बहुत जो दराड़ आई। मुझे ये बताइए जो सब कि उसी ज़माने में कहते हैं कि ये भी मार्च अप्रैल मई में ही कहीं खान साहब को जनरल बाजवा ये इसरार करने लग गए थे कि वो जनरल फैज़ हमीद को हटाना चाहते हैं और खान साहब इस पे एग्री नहीं थे। क्या उस दौर में ये बात शुरू हो गई थी? कुछ अरसे बाद हो गई थी मेरा ख्याल है। हम्म, अब ये 21 एंड के ऊपर होगी बात होगी वो या एंड पे तो 20 फिर वो सेकंड। डेडलॉक हो गया ना उनको हाँ, वो हटाने। 21 में ही, उससे आज फिर शुरू में 5 6 हुई या थी ये बात। 7 महीने पहले होगी। उस हटाने से 5-6 माह पहले जनरल बाजवा कह रहे वो थे। कह रहे थे, फिर खान साहब ने कहा अभी 2 महीने ठहर जाएं, फिर ये कहा ये हो जाए वो हो जाए। वो एक्चुअली प्रॉब्लम एक और ये था, सच्ची बात यह है कि खान साहब को जो मेजर प्रॉब्लम था ना, वो ये था कि उन्हें ये जो फ़ौज की एक इंटरनल पॉलिटिक्स का या उसका उन्हें कोई इतना अंदाज़ा नहीं था। ही वॉज नॉट, आपको पता है डिटेल के तो वो आदमी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए लीडर को तो, लेकिन वो डिटेल के आदमी नहीं थे। जो वो इसमें नहीं पढ़ते थे कि ये जर्नल होगा तो ये होगा तो फिर वो होगा, जो एक नवाज शरीफ साहब वगैरह जिस तरह से जमा कैलकुलेशंस तफरीक करते करते हैं हैं। ना, ये इमरान खान तो उस तरह का बंदा ही नहीं है। सो उन्होंने जो है वो उनका वो था कि ये फैज़ साहब हटेंगे। फिर एक और जो एक्चुअली टू बी फेयर विद, वो हुआ ये कि हम जब गए एससीओ में, तो उस वक़्त ये तालिबान का शुरू हो गया था काफ़ी। तो वो जो था ये अशरफ गनी जो था, पहले तो उसने हमारे ख़िलाफ़ बड़ी तकरीर कर दी। तकरीर के बाद जब हम बैठे मीटिंग में, पहले तो मीटिंग ही नहीं हो रही थी, लेकिन बहरहाल फिर उसने मोईद यूसुफ ने और सादिक साहब ने कहा कि नहीं मीटिंग कर लें, बड़ा इम्पोर्टेंट फेज़ है। तो वो उसमें वो पहले तो वो अशरफ गनी इतना जज्बाती हो गया कि उसने पानी की अब बॉटल जो थी वो पीने लगा, तो वो सारी बॉटल ही अपने ऊपर गिरा ली। वो इतना बिल्कुल माऊफ हुआ था उसमें। तो उसका ये बड़ा था कि ये तालिबान जब आएंगे तो ये तो इधर अफ़गानिस्तान में एक ब्लड शेड होगा, और ये तुम देखना कि ये दे विल बी स्लॉटर्ड, और ये होगा और वो होगा। अच्छा, और उस वक़्त CIA ने और ISI दोनों ने एक्चुअली अशरफ गनी के इस बात के ऊपर ये तायद की कि ये होगा, एंड दे थॉट, बोथ CIA एंड ISI थॉट कि ये आसान कब्ज़ा नहीं होगा काबुल पर। काबुल पर। अच्छा, उस वक़्त यही ख्याल था कि ये बड़ा ब्लड शेड होगा, बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो इमरान खान उस वक़्त एक्चुअली थोड़े इस पे बड़े अपसेट थे कि ये अगर ब्लड शेड होगा तो फिर बहुत अफ़गान एक्सोडस होगा हमारी तरफ, हमारी तरफ। माइग्रेशन होगी। तो वो कह रहे थे अगर अब इस वक्त मैं बंदा बदल दूँ और इस पोजीशन के ऊपर, तो ये बड़ी एक प्रॉब्लम आ गई ऑलरेडी हमारी इकॉनमी। उन्होंने मुझे कह रहे थे, उन्होंने कहा अभी तो थोड़ा सा हमें कोई रिप्रीव मिला था, अभी ये अजाब शुरू हो जाएगा तो हम कैसे इसको करेंगे। एक ये भी एक जेन्युइन उनकी फेयर था, लेकिन प्रॉब्लम असल ये था जो मैंने उन्हें कहा भी, मैंने कहा जी ये आप इसको छोड़ें, ये एक इंटरनल अपना उनका है, और आप जानते नहीं हैं इंटरनल इश्यूज क्या हैं क्या नहीं है, वो जिस तरह से हो रहा है करने दें, क्या इसमें। बहरहाल और फिर वो डेडलॉक हो गया। डेडलॉक होगा। जनरल बाजवा मिलके गए वापस। उन्होंने जाके हाँ, ISPR ने स्टेटमेंट दे दी। स्टेटमेंट दे दी कि ये जनरल्स इनकी पोस्टिंग हो रही है, ये आ रहे हैं। और फिर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था। फिर जो हमें बताया जाता था कि आप और असद उमर साहब और शायद परवेज़ खटक साहब और शामत कुरैशी साहब, ये 4 लोग शायद जनरल बाजवा से मिलने गए मिलने गए। मामला रिजॉल्व करवाने के लिए। क्या वहाँ पर बातचीत हुई थी सर? वो पहले तो बहुत ही टेंस थे हालात वहाँ पे। बाजवा साहब तो मैं कोई बिल्कुल जो है वो मिलने को तैयार नहीं थे। मिलने को तैयार तो खैर फिर हुए, और फिर बड़ा पहले तो इधर उधर करके फिर उन्होंने कहा तो हाँ जी क्या जी किधर आए हैं, तो हमने कहा सर बस आपके पास आए हैं। तो मैंने कहा सर वो आपने इतनी सुबह से टेंशन दी हुई है, पहले हमें खाना खिलाएं। तो वो
खैर थोड़ा फिर लाइट हो गया माहौल और खाना उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई मसला नहीं है खाना तो वॉर प्रिजनर्स वॉर को भी मिलता है आपको भी मिलेगा तो फिर उन्होंने हमें जो है वो खैर खाना खिलाया फिर वहाँ पे और जनरल साहिबान भी आ गए और बड़ी अच्छी बातचीत हो गई और चीज़ें कौन-कौन जनरल रिजॉल्व हो साहिबान गई हैं? थी वो जो सीनियर जनरल्स थे अब मेरा ठीक नहीं है। ख्याल नाम क्योंकि कुछ अभी हाजिर भी मौजूद होंगे हैं। तो फिर अच्छा ठीक नहीं है, लगेगा अच्छा तो वहाँ पर बातचीत फिर क्या हुई जोसेफ? बातचीत यही हुई कि सर ये आपका है आपने लगाना है कोई ऐसा नहीं ये पीएम का व्यू ये था कि इस वक्त अफगानिस्तान की इशू है ये वो तो उन्होंने कहा यार इस तरह थोड़ी है ये तो 40 साल से इशू है तो मैं ये तो नहीं कर सकता ट्रांसपेरेंट बादल जो है मैं इस पर रोक दूँ या ये करूँ उनका अपना व्यू था बहरहाल वो रिजॉल्व कर लिया फिर हमने और फिर वो चेंज दरमियानी रास्ता ये करते निकला कि 20 नवंबर तक जनरल हाँ फैज़ रहेंगे और उसके बाद उसके बाद फिर चेंज ऑफ कमांड होगी। change of command। उस वक़्त फिर एक और ये दूसरा फिर एक मेरा ख्याल है उस वक्त ये भी एक इंटरनल वो फिर 1-on-1 मीटिंग में खान साहब में और बंद बाजवा में ये तय हुआ था कि अफगानिस्तान की जो डीलिंग है वो फ़िलहाल उन्हें पेशावर में भेजते हैं ताकि वो मुतासर ना हो माज़ूम और मुझे बताइए कि क्या उस वक़्त ये जो एक खान साहब ने एक बात कही, वैसे ही मेरे नज़र में तो कोई इतनी बुरी बात नहीं थी कि वो जो उनको रिप्लेस करना चाहते हैं, वो इंटरव्यू करना चाहते हैं। हाँ 3 लोग आपको लगता है कि इदारे ने उसका बुरा मनाया? हो सकता है बुरा मनाया हो सकता कोई आप लोगों को उस वक़्त कोई सेंस आई, कोई फ़ील आई उस वक़्त? नहीं उस वक्त तक तो नाराज़गियाँ तो थी ना नाराज़गी थी यार उसमें लेकिन ये देखो ना मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल ऐसी बात थी जो नून लीग में या साफ ये करते हैं ना कि बस वो तो इमरान खान तो चल कर ही नहीं रहे थे वो हर चीज़ कोई ऐसी बात नहीं थी इमरान खान वॉज अ वेरी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अफगान पॉलिसी पूरी चेंज कर दी उन्होंने अमेरिकन पॉलिसी मतलब ये देखिए ना CIA के मतलब डिप्टी चीफ पाकिस्तान आए थे उस वक्त हुँ, तो इमरान खान नहीं मिले उनसे नहीं मिले। डिस्पाइट रिकमेंडेशंस के ज़रूर मिल लेंगे उन्होंने कहा नहीं जो बंदा बराबर का आएगा तो मैं मिलूँगा इससे कम पे मैं नहीं मिलूँगा अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए जोसेफ कि उस दौर में क्या ये उसी 2021 की बात है, जब कहते हैं कि जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब को एक मुलाकात में कन्वे किया कि अब हमने न्यूट्रल होने का फ़ैसला किया है। वाज़ दिस ट्रू? न्यूट्रल क्या होता है उस बाद में इसको खान तो साहब ने यही जानवर का नहीं नाम दे होता दिया, लेकिन क्या नहीं ये नहीं बात कन्वे हुई थी खान साहब को? बेसिकली तो यही था देखिए कुछ भी झगड़ा तो हमारा हुआ ही नहीं सच्ची बात है जनरल बाजवा साहब से भी आप ऐसे ही उसको बना रहे हो एक ही इशू था मेरा जो अपना एनालिसिस है एंड मेरा ख्याल है आई एम राइट प्लीज़। उनका जो हमारे थे ना उनके जो ससुर थे जनरल एजाज साहब वो एक पुराने जनरल हैं बड़े रिस्पेक्टेड आदमी हैं टू बी फेयर विद तो वो असलम बेग साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी थे उस दौर से वो नवाज सियासत शरीफ में। शहबाज शरीफ के साथ जो है उनका ताल्लुक भी था सियासत को भी वो समझते हैं बड़े अक्लमंद आदमी हैं टू बी फेयर विद उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये जो एक्सटेंशन है ना अगली ये अगली एक्सटेंशन जो है वो नून लीग दे तो एक्सेप्टेबल होगी लोगों को आवाम को इदारे को जनरल बाजवा को। हाँ अगर ये जो एक्सटेंशन हमने इमरान खान से ली तो ये बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी ये सारा थीम जो था वो इस एनालिसिस के ऊपर था एंड दैट फिलॉसफी लेड टू PTI की उसमें जाने में अच्छा, एक और बाकी कोई झगड़ा नहीं हुआ कोई ऐसी सीरियस बात नहीं थी कि जो कोई मेंड नहीं हो सकती थी या कोई ऐसा इशू नहीं था सिर्फ ये एक इशू जोसेफ, जब ये मूव चल रही थी नो कॉन्फिडेंस की, ये जमातें इकट्ठी होने लगी PDM और एक बात शुरू हो गई, आप लोगों के पास कोई ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही थी कि इनको इकट्ठा किया जा रहा है हाँ और आपके इत्तेहादी? बिल्कुल ये तो खान साहब ने कैबिनेट के अंदर आई थिंक जुलाई अगस्त में बताना शुरू कर दिया था कि बाय विंटर्स यू विल हैव इश्यूज विल हैव इश्यूज। और ये खान साहब ने कोई बताया नहीं किस बुनियाद पर वो कह ना रहे हैं? IB की रिपोर्ट्स थी IB की इंटेलिजेंस ब्यूरो रिपोर्ट्स की थी रिपोर्ट्स थी सारा जो कुछ हो रहा था और ये उस वक्त के ISI के लोग इस अपोजिशन को इकट्ठा कर रहे थे या रावलपिंडी से इकट्ठा किया जा रहा था इनको? नहीं अब इतनी डिटेल्स तो मुझे नहीं पता लेकिन खान साहब ने जो कैबिनेट में बताया था वो यही था वो यही था। अच्छा, फिर आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपने कहते हैं खान साहब वो साइफर उन्होंने लहराया। डू यू थिंक ये जो अमेरिकन साजिश का इल्ज़ाम था इमरान खान साहब का, ये दुरुस्त था? क्या अमेरिकन के ईमा पे निकाला गया था PTI को? अमेरिकन पसंद तो नहीं करते थे खान साहब को और बाइडन ने तो स्पेशली जो था
उनको तो बहुत, क्योंकि जो प्रेसिडेंट बाइडन थे उनकी जो थॉट प्रोसेस है पाकिस्तान के लिए, वो बहुत ज़्यादा अफ़गानिस्तान के उससे था, एंगल से था, उस स्पेक्ट्रम से था। तो वो हमेशा पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के लेंस से देखते थे, और उसमें इमरान खान के ऊपर उनको बड़ा गुस्सा था, क्योंकि इमरान खान तो ओपनली अफ़गानिस्तान की जो स्ट्रगल है या तालिबान है, इमरान खान तो सपोर्टर थे उनके, और लोकल मुजाहिदीन के, और सारा इमरान खान तो उस जदोजहद को आप समझिए कि फैसिनेट करते थे। तो बाइडन ने तो कभी इमरान खान साहब के लिए जो है, और आप देखिए कि जब ये हुआ है, ये अमेरिका वापस गया है, हमने, मेरा ये ख़्याल है कि सिर्फ मेरी जो मिनिस्ट्री थी, हमने तकरीबन 1700 के करीब जो जर्नलिस्ट थे, जो उनकी पीछे जो आप समझिए जो टेक्निकल लोग थे, हमने उनको अफ़गानिस्तान से निकलवाया, चाहे वो रॉयटर्स के हों, वाशिंगटन पोस्ट के हों, इन सब को हमने निकलवाया। उसके बाद आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान ने बहुत अमरीकियों को वहाँ से हज़ारों जो जो ट्रुप्स गए, हमने उनको फैसिलिटेट किया। हमने विड्रॉल में। विड्रॉल में अमेरिकन वेपनरी जो है उसको हमने फैसिलिटेट किया, और उन्होंने एक कॉल भी नहीं किया हमें शुक्रिया का, क्योंकि बाइडन जो थे वो समझते थे, एक तो ही वो समझते थे एग्रीमेंट तो ट्रम्प के साथ हुआ, और ही थॉट कि ये मेन फॉल आउट मेरे पे आ रहा है। फॉल आउट मेरे पे आ रहा है, और मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ से इतनी जल्दी निकलना भी चाहता था बाइडन। और दूसरा, उसको इमरान खान के ऊपर तो पर्सनली गुस्सा था कि ये जो इसने किया है। सो ये बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की, तो अब तो खैर वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के अपने लोग कह रहे हैं कि हमने जो है वो, हम नहीं चाहते थे इमरान खान को देखना, लेकिन एक लेकिन होता ये है कि प्राइमरी इशू नहीं होगा। हाँ, वो एक होता है जो सब कि मैं, हो सकता है आप मुझे पसंद ना करते हों, आप मेरे मेरे खिलाफ हाँ, बात भी करते हों, लेकिन एक होता है कि आप साजिश। चाह रहे हैं कि मुझे इस घर से निकाला जाए। देखिए, बहुत एक- चाह तो रहे, वो जो लेटर है जो अमेरिकन एम्बेसडर का, जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, देखिए ना, मैंने बाद में जब मेरी यहाँ पे अमेरिकन एम्बेसडर से जब मेरा इंटरेक्शन हुआ, हमने, खान साहब ने मुझे कहा कि आप उनको बुलाएं, मिलें और बताएं कि हमारा अमेरिका का उसका वो मसला नहीं है, लेकिन आप ये लेटर तो देखें। उस लेटर में आप देखिए ना, जो ब्लूम ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की, अ, उसके बाद जो है आप क्या डोनाल्ड लू ने। सॉरी, डोनाल्ड लू ने, हाँ, तो डोनाल्ड लू ने जो लैंग्वेज इस्तेमाल की वहाँ पे, उसके बाद आप क्या कंक्लूड करेंगे? क्या ये बात दुरुस्त है कि जनरल बाजवा इमरान खान को कहते थे कि आप जो मर्जी अपने ख्यालात रखें, लेकिन दिल में रखें, जो मर्जी अपनी पॉलिसी चलाएं, लेकिन बयानात ना दिया करें। हाँ, वो तो उनका शुरू से था। वो कहते थे कि वो बाजवा साहब जो थे ना, मसलन मैं आपको बताऊँ, वो बड़े पॉलिटिशियन थे बाजवा साहब। उनमें जिस तरह मैंने आपको कहा कि खान साहब तो आते थे ना मीटिंग में, वो डायरेक्ट जाके टेबल पे बैठते थे, कोई इधर उधर नहीं, हाँ जी शुरू करें। बाजवा साहब जब भी मीटिंग में आते थे, वो आखिरी कोने से हाथ मिलाना शुरू करते थे सबसे आगे। और एक दिन तो उन्होंने कह ही दिया खान साहब को कि सर, वैसे ना आपको आर्मी चीफ होना चाहिए और मुझे उससे ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा रख चुका हूँ, मुझे आता है, उन्होंने कहा, मैं लोगों से ज़्यादा जो है वो मेल जोल इंटरेक्ट पे करता हूँ। यकीन रखता हूँ, आप तो बिल्कुल ही नहीं रखते। तो अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या जो इमरान खान साहब उसके बाद फारिग हो गए, डू यू थिंक कि उसके बाद जब इमरान खान साहब ने एक वो साइफर, फिर जानवर कहने का एक शुरू की स्पीचेस, हु एडवाइज्ड इमरान खान साहब के वो ये पोजीशन लें, या ये इमरान खान साहब का अपना स्कूल ऑफ थॉट था कि ये पोजीशन लेनी है मैंने? देखिए, आई एम श्योर पार्टी में भी लोग होंगे, बट टू बी फेयर विद, कोई ऐसा पार्टी के अंदर सीनियर बंदा नहीं था जिसने कि खान साहब को ये कहा हो, ये ना कहा हो कि सर हमें जो है वो पॉलिटिक्स ही करनी है, और इसके ऊपर हमें जो है वो अपना रेटरिक जो है वो इतना आगे नहीं बढ़ाना, करना नहीं है। मतलब ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, असद उमर हो गए, परवेज़ खट्टक हो गए, असद कैसर हो गया, मैं हो गया, इमरान इस्माइल हो गए, अली जैदी हो गए, ये लोग जो हैं, और भी जो सीनियर लोग, अगर इस वक्त कई लोगों के मैं नाम नहीं भी ले रहा, बट आप देखिए, सच्ची बात यह है कि हर आदमी ने खान साहब से यही कहा कि हमें जो है वो तसादुम में नहीं जाना। तसादुम में नहीं जाते, इसको थोड़ा ऐसा। पर खान साहब, देखिए, इमरान खान जो है ना, वो नैरेटिव के आदमी है, और उनसे बड़ा पब्लिक की जो नब्ज़ है उसके ऊपर हाथ किसी का नहीं है। उन्होंने साबित किया है बार बार,
और परवेज़ खट्टक साहब ने फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जब ये असम्बलियों से बाहर आने का फ़ैसला हो रहा था तो परवेज़ खट्टक साहब ने मुझे कहा कि यार वैसे ना मैं समझता हूँ ये फ़ैसला सही नहीं है और ये बिल्कुल हम जो है ना बेवकूफ़ी कर रहे हैं असम्बलियों से बाहर। पर मैं इसका इजहार इसलिए नहीं करता या ख़ान से डिफ़र मैं इसलिए नहीं करता कि मैंने जब भी डिफ़र किया है वो बाद में इमरान खान से ही निकला है। तो मुझे तो उससे डिफ़र करते जो है ना वो बड़ा जो है वो डर ही लगता है कि मैं सीधी बात लॉजिकली मैं सोचता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, इमरान खान कहता है होना चाहिए, बाद में वो ठीक साबित हो जाता है, मैं गलत हो जाता हूँ, तो मैं इसलिए नहीं करता। तो इसलिए वजह ये है कि इमरान आपका क्या खान, राय थी असम्बलियों से निकलने पर? देखिए मैं तो इमरान खान साहब की राय से इत्तेफाक करता था और अब भी करता हूँ। उसकी वजह ये थी कि देखिए आप एक सिस्टम से, हमारा अगर हम सिस्टम में रहते ना तो हमारा हाल वही होना था जो मुजफ्फराबाद में आज हुआ है पीटीआई का, कश्मीर में, या जो जीबी में हुआ है। क्योंकि सिस्टम के अंदर जो लोग हैं ना वो फिर अपनी बार्गेनिंग शुरू कर देते हैं। आपके एमएनए इस कमेटियों में चले जाने से सो आपकी पॉलिटिक्स नॉर्मलाइज हो जाती है। खान साहब से जो मेरी जो बात हुई, मैंने उन्हें कहा जी फैसले हमने करने हैं कि हमने एक रवायती पॉलिटिक्स करनी है और रवायती पॉलिटिक्स के ये फ़ायदे हैं, और अगर आपने अग्रेसिव पॉलिटिक्स करनी है और स्क्रीन से निकल के खेलना है तो फिर उसके ये फ़ायदे और नुकसान है। खान साहब करना ही नहीं चाहते थे रवायती पॉलिटिक्स, उन्होंने कभी भी नहीं करनी, अभी भी नहीं करेंगे वो। देखिए वो इज समवन जो कि एक रेगुलर पॉलिटिक्स के बंदे ही नहीं है। तो उन्होंने अपना एक फ़ैसला किया और ये ज़रूर था, फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं तुमने इसको सपोर्ट करना है, तो फिर मैंने तो सपोर्ट करना। अब आ जाते हैं एक और आ, तैनाती पर। आ, अगले आर्मी चीफ का इंतखाब चल रहा है, उसमें एक रेस होती है, ज़ाहिर बात है फ़ौज के अंदर भी। उधर से साथ साथ बातें चल रही हैं जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की, कि वो एक और एक्सटेंशन में दिलचस्पी रखते हैं। मीनवाइल इमरान खान साहब एक लॉन्ग मार्च का भी ना सिर्फ ऐलान करते हैं, बल्कि वो एक इंटरव्यू में कहता भी हैं कि आप जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दें अगले इलेक्शन तक की। लेकिन अदर वर्ड तो फिर वो यही चाह रहे थे कि वो डेट गुजर जाए। और नहीं 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 नहीं, वो नहीं था। वो उनको तो उस वक्त ये भी नहीं पता था कि आर्मी चीफ कौन आ रहा है। वो इशू नहीं था। वो हुआ ये था कि जनरल बाजवा साहब की और ख़ान साहब की जो मुलाकात हुई प्रेसिडेंट हाउस में, वहाँ पे कई चीज़ें जो हैं वो हुई, और उनमें एक चीज़ ये थी कि आप इलेक्शन जो है वो आप करवा के जाएं। और उसके लिए बाजवा साहब को उन्होंने कहा कि लेकिन मेरी तो रिटायरमेंट आ रही है। बाजवा साहब ने कहा तो मैं तो रिटायर हो जाऊँगा। तो खान साहब ने कहा कोई बात नहीं है, जहाँ पे आपने इतना कुछ किया है, ये आपको 6 महीने की जो है एक्सटेंशन है वो आपको जो है वो हो इस मामले में, और आप इनसे जो है गवर्नमेंट से भी बात करें, हम भी सपोर्ट करेंगे, और आपको 6 महीने की एक्सटेंशन जो है वो आप ले लें, और ये इलेक्शंस जो हैं वो आप करवा के जाएँ। उस वक्त तक मौजूदा आर्मी चीफ़ का या कोई नाम या कोई ऐसी चीज़ जो है वो सामने नहीं थी। और वो जो लॉन्ग मार्च था लॉन्ग वो मार्च, किसकी एडवाइस थी? नहीं लॉन्ग मार्च तो पहले से ही फैसला हुआ था, उसका भी कोई ताल्लुक नहीं था आर्मी चीफ की तैनाती से। टू बी फेयर विद, अगर आप गौर करें, जो लॉन्ग मार्च पहुंचना था वहाँ पे पिंडी में, वो तैनाती से पहले पहुंचना था ओरिजिनली, लेकिन इमरान खान साहब ने जानबूझ के उसको और हम लोगों ने उसको डिले कर दिया कि तैनाती हो जाए तो हम फिर बाद में पहुंचेंगे, ताकि, और उसके बाद ये भी फैसला किया कि उसको महदूद करना है, सिर्फ ये अलहदा कोई जीएचक्यू के सामने नहीं जाएगा, कोई उधर नहीं जाएगा, इस्लामाबाद भी नहीं जाएंगे, इधर भी नहीं जाएंगे। और उससे पहले आरफ अलवी साहब ने 100% इमरान खान साहब से ये पूछ के साइन किए समरी के ऊपर। अगर आपने लड़ना होता या आपने गांधी डालना होता तो फिर आरफ अलवी साइन क्यों करता? ये भी बात देखो, प्रॉब्लम पता है क्या हुई, वो हमने ये कोई इतनी बड़ी आर्मी से या फ़ौज से या मौजूदा आर्मी चीफ से उनसे कोई इतनी बड़ी रिफ्ट नहीं है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि जो हमने फ़ैसला किया ना कि जी, जो खान साहब ने हमें ये कहा कि जिन जिन का कोई ताल्लुक़ है वो राब्ते ख़त्म कर दें, उसकी वजह से हमारा जो है वो बेड़ा गर्क हुआ। क्योंकि हमारे फिर जो आप राब्ता नहीं रखते ना तो सिर्फ दूसरे मुखालफों का राब्ता हो गया। हर बंदा जो है वो अपनी वो गेम बनाता है, कैलकुलेट करता है। अगर हमारे राब्ते रहते, हम इन आर्मी चीफ को, इनकी टीम को और इनको अपनी चीज़ें बता पाते, वो हमें अपनी डिससेटिस्फेक्शन बता पाते कि यहाँ आप गलत हैं, इसको करें, तो इस एक्सटेंट पे मामला इतने हीट अप होते ही ना। वो तो हमारी अनफॉर्चुनेट था जो, और जो हमारे लोग थे, मतलब अली जैदी का अच्छा ताल्लुक़ था,
मेरा अच्छा ताल्लुक़ था अपने का, ये असद उमर साहब का अच्छा ताल्लुक़ था, कुछ शाह साहब के अच्छे ताल्लुकात थे, इवन हमारे जो स्पीकर हैं थे पंजाब असम्बली के सैन साहब वगैरह, हम सब लोगों ने अपने राब्ते ख़त्म कर दिए। उसका बहुत नुकसान हुआ। आप जेहलम से हैं, जेहलम से आप एमएनए भी थे, जेहलम के साथ ही गुजरांवाला कोर कमांडर गुजरांवाला जी रहे, आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बनने से पहले। आपका उस दौर में कभी रब्ता हुआ था? नहीं, मेरा कभी राब्ता नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैं ज़्यादा चला गया था फिर साइंस मिनिस्टर में, तो साइंस मिनिस्ट्री का इस्लामाबाद तो में ज़्यादा आपका नहीं, वो साइंस मिनिस्ट्री का कोई रिलेशनशिप नहीं था, इसलिए हमारा एयरफोर्स वालों से तो ज़्यादा जो है वो रब्ता रहता? राब्ता रहता था, लेकिन वो उस साइड पे इतना राब्ता उस नहीं साइड पर नहीं था। अच्छा, मुझे जो सब एक चीज़ बताइए, फिर क्या था जो 9 मई तक आप लोगों को ले गया? आप लोग क्या फोर्स ही नहीं कर पा रहे थे कि बिल्डअप ऐसा हो रहा है कि अल्टीमेटली अगर इमरान खान वो देखो ना, यही हुआ ना, जब आपका राब्ता नहीं हुआ, आपके जलसों में आपकी जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं उनके बजाय आप, प्रॉब्लम एक और भी हो जाता है ना, अब ये नून लीग और ये पीपल्स पार्टी इतने इनसिग्निफिकेंट है फ्रैंकली, स्पेशली जो पीटीआई की होम बेस है केपी और पंजाब में, कि वहाँ पे इनके ख़िलाफ़ बहुत रेटरिक या उसकी जो है वो खान साहब ने और इन्होंने सोचा कि ज़रूरत नहीं है, तो हम जो धांधली अगर हो सकती है या वो चीज़ें हो सकती हैं, एस्टैब्लिशमेंट का जो एक ट्रेडिशनल यूज़ रहा है उसको जो है वो उसके ख़िलाफ़ बंद बनाने की कोशिशों में वो जो बैलेंस था वो हम नहीं रख सके, और वो बैलेंस भी रह जाता अगर हमारे, मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूँ, अगर हमारे कोई टॉकिंग रिलेशनशिप होते, हमारे कोई ताल्लुकात होते, तो वो बैलेंस भी वो रह जाता, वो बैलेंस ख़त्म हो गया। वो बैलेंस 9 मई हुआ, आप उस वक्त से ये फोर्स जब इमरान खान गिरफ्तार हुए उसके बाद एकदम प्रोटेस्ट शुरू हुए, आप उस वक्त सेंस कर पाए कि ये प्रोटेस्टर जो होंगे ये कंटोनमेंट्स में नहीं, दाखिल हो वो जाएंगे या हम तो अरेस्ट हो गए ना उस दिन, हम तो, हमें तो पता ही बाद में चला, वो हम तो 9 तारीख को रात 11 साढ़े 11 बजे तो आपके जी जी पास, सुप्रीम कोर्ट से आप अरेस्ट हुए नहीं थे? पहले दिन था जी इधर था, मैं आमिर फारूक साहब की कोर्ट में, जी अगले दिन जो था वो हम पिटीशन फाइल करने गए खान साहब की, तो वहाँ से फिर अरेस्ट हो गए। जी। तो उस वो तो उसका तो हमें पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर बाद में सारा, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसमें शामिल थे, नहीं मुझे मैं कह रहा बिल्कुल हूँ कि मैं वो सेंस नहीं, इन्फॉर्मेशन आपके पास लेवल वो नहीं था ना, हम्म, वो तो हमें बाद में पता चला ना, आप तो कह रहे हैं ना कि 9 तारीख को आपको, आप पूछ रहे हैं ना कि 9 तारीख को या 10 तारीख को आपको सेंस होगी कि क्या हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ कि वो तो एक्सटेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास, क्योंकि नहीं, आप मोबाइल भी, वो आपको याद होगा सारा नेट वगैरह भी नहीं था जिसमें, वो तो मतलब हमें तो उसकी जो असल चीज़ है वो कोई 15 दिन बाद 20 दिन बाद पता चली कि क्या हुआ। और वो पता आप लोगों को जिस लेवल का फिर रिएक्शन आया उससे एहसास हुआ कि क्या हो गया है, या डेफिनेटली रिएक्शन से आया, चीज़ें हुई जो जो रिएक्शन इदारे की तरफ से जो आया? रिएक्शन आया, और वो आना ही था, क्योंकि मैं आपको दोबारा ये बता रहा हूँ कि देखिए, रिएक्शन जो होना है ना वो ताकत की बुनियाद पे होना है, अगर एक की ताकत कम है तो उसका काम रिया, मतलब लड़ाइयाँ तो ब्यूरोक्रेट्स की भी होती हैं ना आपस में, जजों की भी आपस की लड़ाइयाँ होती हैं, तो उनका रिएक्शन और होता है, अब यहाँ पे जो रिएक्शन है वो उसकी ताकत का लेवल और है, वहाँ पे रिएक्शन उस तरह का होता है। तो सब उसके बाद आप भी गिरफ्तार हुए, जी। आई रिमेम्बर, और आपको कोर्ट भी लाया जाता था। ये एक ज़ाती सवाल करने को, इसके बाद अगले भी इशू पर आता हूँ। कैसा फील होता था खासतौर पे जब आप प्रोड्यूस होते थे कोर्ट में, बेटियां आती थी आपकी, माशाल्लाह वो छोटी छोटी हैं, कंफर्टेबल होते थे उनको देख के कि वो आपको हथकड़ियों में नहीं, देख रही हैं, आपको कोर्ट में देख रही हैं? ये देखो ना, वर्स्ट चीज़ है ना, आप आ रहे हैं, आपको काला कपड़ा डाला हुआ है, जैसे आप, फिर पूरी कोर्ट कॉर्डन्ड ऑफ है कि जैसे पता नहीं क्या होना है, और आप आ रहे, ऑब्वियसली इस पे क्या मतलब बंदा बात करे अब, बट अगेन आप क्या कर सकते हैं वहाँ पे, कोई आप कोई बात कहें कि कोई अकल की बात या कोई, वो तो वो नहीं होता ना, वो तो ताकत की बात है, तो जाहिर है वो बहुत सफ़र किया, बहुत फैमिली ने बहुत सफ़र किया, सब ने बहुत सफ़र किया। हमारी भतीजियों को याद है वो अभी तक के वो? हाँ, नहीं परसों अभी जब धमाका हुआ तो वो जो है हमने उनकी हिबा ने बताया कि ये वहाँ पे धमाका हुआ है जहाँ पे आप गई थी, जाती थी जाती बाबा थी के। बाबा को मिलने, तो उसने कहा अच्छा ये वो है जगह, तो जाहिर है वो अब तो उनकी कैसे मेमोरी से जुड़ होगा, गई है एक मेमोरी चीज़। से जुड़ गई है, वो तो जाते जाते जाएगी। और फील होता है कि ये जो हम पॉलिटिकल क्लास जितनी भी है हमारी, ये सारे एक साइकिल का हिस्सा रहते हैं। वो आप उनको भेज रहे थे, वो आपको भेजने लग गए, आज इमरान खान साहब अभी तक भी जेल में हैं,
डू यू थिंक ये कभी पॉलिटिकल ये साइकिल ये टूट सकता है, ये हमारा जेल जाने वाला पॉलिटिशियंस का? टूट गया था ये, टू बी फेयर विद, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब साइन हुआ था तो उसके बाद तकरीबन 10 साल 15 साल जो है 10 साल तकरीबन जो है ये इंटैक्ट रहा है। वो जब नवाज शरीफ साहब गए मेमो गेट में वकील बन के और उन्होंने सीओडी को ख़त्म किया तो उसके बाद तलखियाँ ज़रूर हुई, लेकिन फिर भी वो उस नहज पे नहीं पहुँची कि तो ये टूट गया था। लेकिन ये तो देखें ना, एक पॉलिटिकल प्रोसेस है कि जब चलेगा, रूल ऑफ गेम्स तय होंगे, तो फिर ही चीज़ जो है वो आगे चल पाएगी। फिर साइकिल को आप लोग वापस लाए गिरफ्तारियों से? उस वक़्त 2018 में आया ना, हम तो उस वक़्त चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का तो हिस्सा भी नहीं थे। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको कहा कि दोबारा जो प्रॉब्लम है वो यही है कि जब आप ताकत में होते हैं तो एक और भी मैं आपको बात बता दूं कि जो एडवांटेज जो है फॉर एग्जांपल मुझे हासिल है, मैं 93 से पॉलिटिक्स को बड़े करीब से देख रहा हूँ। खान साहब तो पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनको वो एडवांटेज नहीं था। इतनी ज़्यादा जो राइवलरीज़ हैं, सिस्टम्स की जो इंट्रिकेसीज हैं जो अंदर उनकी हैं, जुडिशरी की पॉलिटिक्स क्या है, मिलिट्री की अपनी पॉलिटिक्स क्या है, ब्यूरोक्रेसी की अपनी पॉलिटिक्स क्या है। खान साहब इतने डिटेल के आदमी नहीं है, तो उसकी भी जो है वो प्रॉब्लम तो उन्हें आई है और उसका उन्होंने जो है वो चीज़ समझ भी आई है। अब वापस टॉपिक पे आते हैं जो सब कि इलेक्शन आपने लड़ना था, हम्म, आपकी मिसेस ने कागजात भी दाखिल करे बाद में, हम्म, फिर वो विड्रॉ भी हुए। क्या फैसले ने वो जो कागजात में गलती थी वो विड्रॉल का बायस बनी, या आपको नहीं एहसास था कि इसका कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर मैं इलेक्शन लड़ने गया तो? नहीं नहीं, देखें वो जब पीटीआई ने हमें जो है वो टिकट भी नहीं दे दिया और उसके बाद दूसरा ये हो गया कि वो हमें इलेक्शन लड़ने ही नहीं देना था उन्होंने। जो जज था, जो जज यहाँ पे थे उनमें से एक जजेस जो थे, उन्होंने मुझे बाद में माफ़ी मांगी कि वो अब बड़ा दबाव बड़ा था, मैं क्या करता। तो जो आपके रिटर्निंग ऑफिसर थे? जो थे और नीचे भी बेचारे के साथ जो हुआ था हो रहा था, तो फिर हमने क्या इलेक्शन लड़ना था उसमें। देखिए मैं तो पहले दिन से क्लियर हूँ, खान साहब से भी मैंने ये बात कही। देखिए मैं तो पॉलिटिशियन हूँ, मैं कोई बंदूकें लेके पहाड़ों पर तो नहीं चढ़ सकता। मुझे तो अगर स्पेस मिलेगी तो मैं पॉलिटिक्स करूँगा, नहीं मिलेगी मैं नहीं कर सकता। एज सिंपल एज इट है। और अब आपको क्या स्पेस मिलती नज़र आ रही है मौजूदा दौर में? अभी तो नहीं है लेकिन बन जाएगी ना। देखिए पॉसिबल नहीं है। देखिए पाकिस्तान की जो असल इशू है ना वो ये है कि एक ट्राइका है जो पाकिस्तान में हुकूमत के फ़ैसले करता है। इस ट्राइका में एक पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक पाकिस्तान की लोकल इस्टेब्लिशमेंट और एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट। ये इसमें जब भी ये दो कुव्वतें एक तरफ होती हैं, तीसरी को शिकस्त हो जाती है। अब मिसाल के तौर के ऊपर 1988 में बेनज़ीर भुट्टो के साथ जब इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ मिला लिया तो लोकल इस्टेब्लिशमेंट को पीछे हटना पड़ा। 2006 में जब बेनज़ीर के साथ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट मिल गई तो लोकल इस्टेब्लिशमेंट को पीछे हटना पड़ा। एंड ऑन द अदर हैंड जब लोकल इस्टेब्लिशमेंट और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठे हुए, चाहे वो अयूब खान का दौर था, चाहे ज़ियाउल हक का दौर था, या फिर शुरू में मुशर्रफ साहब का दौर था, तो उन्होंने हुकूमत की। सो ये स्ट्राइका का जो बैलेंस है वो चेंज होता रहता है और ये पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी विल कंटिन्यू अनलेस जो हमारे जो एक सिस्टम्स के अंदर एक अकाउंटेबिलिटी, एक सिस्टम्स के अंदर चीज़ें वो हम इंट्रोड्यूस ना करा सकें और पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना रूल ऑफ गेम ना तय कर लें। हमारा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिस तरह हम शुरू में बात कर रहे थे कि फार्मूला तो यही है ना कि दुआ करें बैठ के कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट में और हुकूमत में लड़ाई हो जाए तो फिर हम और इस्टेब्लिशमेंट मिल जाएंगे और हुकूमत बना लेंगे। तो यही फार्मूला चलता है। इस फार्मूले को तब्दील करने की ज़रूरत है और इसीलिए जब अभी भी मैंने खान साहब से मिला तो मैंने उनसे यही कहा था कि सर हमें एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ डायलॉग की ज़रूरत है। पहले आप हुकूमत के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ डायलॉग बाद में करें। पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ डायलॉग करें ताकि हम अपना तो पहले फ्रेमवर्क क्रिएट करें ना, ताकि फिर आप उनको बाकी लोगों को शामिल कर सकें। और लेकिन आपको लगता है कि इमरान खान साहब के जेल की चाबी पॉलिटिशियंस के पास है, वो निकाल सकते हैं उनको अगर डायलॉग करें तो? देखिए बात यह है कि जो जेल की चाबी है वो एक इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों के पास है और ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है। इसमें मेरे ख़्याल में जो अगर हुकूमत से लड़के इस्टेब्लिशमेंट ने तो नहीं देनी ना चाबी, हुकूमत के साथ मिलके ही इस्टेब्लिशमेंट ने ये चाबी जो है वो देनी है।
और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि टेम्परेचर थोड़े नीचे हैं। लेकिन अगर मैं और आप इतनी नफ़रत है हम में कि हम बैठ के चाय भी नहीं पी सकते, तो मुझे आप बताएं आप और मैं कैसे बातचीत करेंगे? सबसे पहले टेम्परेचर तो नीचे आए ना। इसीलिए हम अभी कोशिश, जो हमारी कोशिश है, जो भी हमने आप और इमरान इमरान इस्माइल साहब, इस्माइल, महमूद महमूद मौलवी साहब। मौलवी साहब और हमने ये कोशिश की है, वो ये हमारी अभी मुज़ाकरात वगैरह की तरफ हम नहीं जा रहे। हम सिर्फ वो इक़दामात कह रहे हैं कि किए जाएँ कि जिससे पाकिस्तान को थोड़ा नॉर्मलाइज़ हो, थोड़ा लगे कि इस मुल्क में कोई सांस लेने की आज़ादी है। अभी तो इतनी घुटन है कि इसमें सांस नहीं आ रहा। तो जब तक ये सिचुएशन नीचे नहीं आती, एक दूसरे के साथ बातचीत का माहौल नहीं बनता, तो बातचीत कैसे होगी? लेकिन पीटीआई की जो मौजूदा जो जेल से बाहर की आदत है, उसके लिए तो आप लोग बिल्कुल नाकाबिले कबूल हैं। तो उनकी अहमियत नहीं है। देखिए ना, इशू इस वक्त पाकिस्तान में जो इक़दामात हुए हैं उसमें आपने क्या किया है, उसमें आपने पीटीआई का कार्ड, दो मिथ्स थी ना जिनके ऊपर ये सारी पॉलिसी बनाई गई। एक मिथ थी कि इमरान खान तो महीना जेल ही निकाल लेगा, तो इमरान खान ने तो इस मिथ को बिल्कुल ही गलत साबित कर दिया। दूसरी मिथ थी कि जिस तरह से एमक्यूएम को ख़त्म किया ना, इस तरह से पीटीआई को ख़त्म कर देंगे। अब उसमें जो पीटीआई का काडर था वो तो ख़त्म हो गया। अब तो इमरान खान है और लोग हैं। ये लोग जो कहते हैं ना माइनस इमरान खान करने की कोशिश होती है, ये भाई अब माइनस किससे करेंगे? पीटीआई तो है ही नहीं। ये तो इमरान खान है और लोग हैं, दरमियान में कोई काडर तो है ही नहीं, आप किससे माइनस करेंगे? सो इमरान खान का इस वक्त जो आप समझिए कि जादू है, जो सर चढ़ के बोल रहा है, उसके उसमें पीटीआई की जो, मतलब आज 32 लोग हैं फॉर एग्जांपल, उनकी 22 लोग हैं मेरा ख्याल है जो पॉलिटिकल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। आपको मेरा ख्याल है कम से कम 2011-12 से तो मैं और आप यही पॉलिटिक्स हम लोग एनालिसिस करते हैं जान, मैं आई कैन बेट कि आपको 4-5 से ज़्यादा के लोगों के नाम नहीं आते होंगे, ठीक है फिर। क्योंकि वो लोग है ही नहीं पॉलिटिक्स है। वो तो सारे जो हैं, अब आपने सारी उम्र कोर्ट्स की बीट की है और पॉलिटिक्स की है, तो आपको नाम नहीं आते, तो मुझे बताएं आम आदमी को किधर नाम आते होंगे? सो ये लोगों की कोई इंपॉर्टेंस है। आज इमरान खान के ये 22 बंदे फारग हैं, वो फारग हैं। पार्टी का काडर तो वो होगा ना जो लीडर के साथ कोई खड़ा हो सके, कोई उसको अपनी बात मनवा सके, और उसके पास भी ये डिस्क्रेशन ना हो कि उठा के उसको बाहर मैं फेंक दूंगा। तो फिर तो कोई समझें कि पार्टी भी है। पार्टी है ही नहीं, जैसे इमरान खान एंड पीपल। लेकिन इस सब में अभी तक आप दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से तो मिल रहे हैं, आप बार के लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन इमरान खान से क्यों नहीं मुलाकात अभी तक की? जिनके लिए आपने कुछ करना है उनकी तो कंसेंट लें कि हम आपके लिए ये कोशिश करें। उनसे मुलाकात हम तो ज़ाहिर हम तो नहीं कर सकते ना, वो तो हुकूमत अरेंज करवाएगी तो फिर ही हो सकता है ना। तो इसलिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि, और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखें, पहला कदम हुकूमत ने लेना है, इमरान खान ने नहीं लेना। इमरान खान कैसे टेम्परेचर कम करेंगे? ये जो मुतालबा करते हैं कि इमरान खान रेजिस्टेंस भी छोड़ दें या इमरान खान सख्त बयान भी छोड़ दें, तो मुझे आप बताएं वो भी छोड़ दें तो वो करें क्या? व्हाट ऑप्शंस इमरान खान हैव? यानी आप ये कह रहे हैं कि वो रेजिस्ट भी ना करें, वो कोई अपना जो है सख्त बात भी ना करें, दूसरी तरफ आप उनसे इंगेज भी नहीं करेंगे, आप उनकी पार्टी को भी जेल में रखेंगे, उनकी बीवी को भी जेल में रखेंगे, पार्टी का सिंबल भी नहीं होगा, पार्टी को इलेक्शन भी लड़ने नहीं देना, पॉलिटिकल एक्टिविटी भी नहीं करने देनी, तो मुझे बताएं इमरान खान के पास क्या ऑप्शन है सिवाय इसके अलावा कि वो रेजिस्ट करे और वो एहतजाज पे जाए? तो ये कदम तो हुकूमत ने उठाना है ना। हमेशा जो मॉडर्न सिस्टम्स हैं वो तो चलते हैं कि जिसमें अपोजिशन के भी स्टेक बनाए जाते हैं। अपोजिशन जो होती है वो इसलिए एक हाथ से आगे नहीं जाती कि सिस्टम में उसका स्टेक होगा और वो इसके मुताबिक जो है वो कदम उठाती। जब आपने स्टेक ही ख़त्म कर दिए हैं तो सिवाय लॉन्ग मार्च करने के, इस्तीफ़े देने के, लड़ाई झगड़ा करने के, वो और क्या करेंगे? लेकिन जो सब एक मैं सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ, खुदा ना खास्ता मेरे पास कोई ऐसी पोजीशन आ जाए जो कभी ना आए कि मैं आपको अपना ओपोनेंट समझता हूँ और आप मेरे एक सीरियस थ्रेट हो, मैं आपको जेल में डलवा दूँ, ठीक है, पब्लिक सपोर्ट आपके साथ हो, मेरे पास पब्लिक सपोर्ट भी नहीं है, लेजिटिमेसी भी नहीं है, मैं क्यों आपको जेल से बाहर निकालूंगा? मुझे बताएं ना, आप मुझे क्यों वो फिर वक्त मेरे फिर आप मेरा ऑल्टरनेट बना लेते ना। देखिए ना, अगर आपको मेरे से इतनी नफ़रत है कि मेरे आप जो है वो नहीं कर पा रहे, तो फिर देखें, आपने मेरा ऑल्टरनेट क्रिएट करना था ना, आपसे ऑल्टरनेट भी क्रिएट नहीं हुआ। अब आपका सारा जो रिलायंस था, फॉर एग्जांपल अगर आपकी मैं बात को लूँ कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान को बिल्कुल देखना भी नहीं चाहती, नफ़रत करती है और बिल्कुल जी वो तो फिर ऑल्टरनेट बना लेते हैं।
जब आपके पास ऑल्टरनेट भी नहीं बना, आपने नून लीग और पीपल्स पार्टी जो दो पहलवान अपने जो है अखाड़े में डाले हैं, वो पहलवान बेचारे जो हैं वो खड़े होने के काबिल ही नहीं है। वो बल्कि उल्टा ये हो गया है कि वो एक वो कहानी होती थी ना कि वो जिसमें वो एक बूढ़ा जो है उसके ऊपर वो एक चिमड़ जाता है और वो फिर उतरता ही नहीं है। पीर कुछ वो जी हमारे जावेद चौधरी साहब ने एक कॉलम लिखा था, मुझे याद उसका जा रहा है कि वो बंदा उतरता ही नहीं है उससे, और वो अल्टीमेटली वो उसके वज़न में ही जो है वो आ गिर जाता है, जाता है। गिर जाता है। आपने जो दो पहलवान डाले हैं वो उल्टा आपके ऊपर जो है वो चढ़ के बैठ गए हैं। अपनी उनकी कोई कारकर्दगी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आपने देखे ना, आपको अगर मैं एस्टैब्लिशमेंट फॉर एग्जांपल, तो मेरी क्या उम्मीद होगी अपने अलाइज से कि आप एक तो सियासी नैरेटिव आप बनाएंगे, आप ओवरसीज़ की सपोर्ट लेंगे, आप जो इन्वेस्टमेंट का माहौल है उसको कैटर विद करेंगे कि वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट आए। जब हर काम करना मैंने है और आपने सिर्फ ओहदे इंजॉय करने हैं और आपने सिर्फ जो है वो थानेदारी लेनी है और इम्यूनिटी लेनी है, तो मुझे कितने नफलों का स्वभाव है। सो देखिए, सिंपल है, या आपको ऑल्टरनेटिव क्रिएट कर लेते हैं, नहीं किया तो फिर आपको गुजारा करना पड़ेगा। पॉलिटिकल बिल्कुल बिल्कुल। रियलिटीज आंखें बंद करने से आप जिनको हकीकत नहीं मेरा जो बोझ है। बता रहे हैं, तो मैं उनको हटा के खुद ही क्यों ना आ जाऊँ। ऑलरेडी पार्लियामान में ऐसी तमाम 26वीं यानी तरमीम के बाद 27वीं यानी तरमीम पार्लियामान पहले डिस्क्रेडिटेड है, अब अदलिया भी डिस्क्रेडिटेड है, उसको मज़ीद वो ख़त्म करने जा रहे हैं, एक अपनी मर्ज़ी की अदलिया ला रहे हैं। तो वाई वुड मुझे सिर्फ ये मैं मुझे सिर्फ आप ये बताएं, फिर इमरान खान का क्वेश्चन तो वहीं रहेगा ना। देखिए ना, आपने इतनी कामयाबियां ली हैं, आपने अमेरिका से ताल्लुकात बहुत ज़बरदस्त हैं, चाइना से अच्छे हैं, सऊदी अरेबिया रोज़ कहता है हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ईरान भी हमसे बहुत ज़्यादा रूठा हुआ अब नहीं है। यानी इंटरनेशनली इससे बेहतर प्लेसमेंट तो पाकिस्तान की 76 सालों में नहीं हुई। लेकिन वो ट्रांसलेट क्यों नहीं हो पा रही पाकिस्तान के अंदर? मतलब यहाँ पे एक पाकिस्तानी जो है वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तानी सारे जो है या यूएई में जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने, या आप सऊदी अरेबिया में जा रहे हैं, जो लंदन, अमेरिका, कनाडा बैठे हुए हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स है उसमें टेम्परेचर इतना हाई है कि जो भी कामयाबी आप लेके आते हैं वापस वो मेल्ट डाउन हो जाती है। जब तक आप पॉलिटिकल टेम्परेचर मैनेज नहीं करते, उस वक्त तक आपकी कामयाबियाँ ट्रांसलेट नहीं हो पा रही। और दूसरी तरफ आपको, आपके पास इमरान खान के क्वेश्चन, जो पॉलिटिकल चैलेंज का पहाड़ इमरान खान ने खड़ा किया है, आप ये दो पहलवान अपने कंधों पे बिठा के उस पहाड़ पे जो चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे चढ़ा नहीं जा रहा। तो ये कि ना, ये हकीकतें आंखें बंद करने से तो नहीं बदलनी। तो सब आखिरी दो सवाल हैं। एक सवाल थोड़ा बहुत स्ट्रेट है, आपको लगता है आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साथ काम कर सकते हैं? जिस हद तक बात चली गई है, जिस किस्म के इमरान खान साहब ने उनके बारे में ट्वीट्स बयानात दिए हैं, उधर से भी कोई कम सख्ती नहीं है, ये साथ काम कर सकते हैं? देखें, कुछ कह नहीं सकता, सिर्फ पर्सनालिटी एनालिसिस अगर आप दोनों का करें, इमरान खान साहब का थोड़ा बहुत, मैं जन साहब को भी, उनसे भी मैं जानता हूँ, उन्हें थोड़ी मुलाकात है मेरी। दोनों में खूबियाँ भी हैं और हर आदमी में खामियाँ भी होती हैं। बशर है ना। जो खूबियाँ हैं ना, उनमें ये है कि वो दोनों जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं। उनके दिल और ज़ुबान में कोई फ़ासला नहीं है ज़्यादा। ये बहुत जो है ना वो प्रॉब्लम होता है उन लोगों में, बातचीत करने में भी और उन लोगों का सॉल्यूशन पे पहुंचने में भी, जिनका दिल, दिमाग और ज़ुबान जो है वो बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शंस में हो। ये इनका बहुत बड़ा, आई वुड से, कि एडवांटेज भी है और यही बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। अब इसको किस तरीके से प्ले अप होता है, ये अब देखते हैं। अच्छा तो सब आखिर में ये बता दीजिए, आपने खुद शुरू में कहा भी कि इमरान खान आएंगे भी तो बदले नहीं होंगे, वही होंगे जो इमरान खान पहले थे। तो क्या हम ये देखें कि जब कभी भी इमरान खान आएंगे, दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो फिर अपोजिशन जेल में ही होगी? अब तो देखना ये है कि इमरान खान कैसे आते हैं। अगर तो वो एक इनकलाब के ज़रिए आते हैं, या जिस तरीके से वो आना पीटीआई का या जो उनका मौक़िफ़ है, अगर तो उन्होंने उस तरीके से आना है, तो फिर तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर एक अपहीवल होगी। और इमरान खान ही नहीं, देखो जिन लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं उनका भी भूलना बड़ा मुश्किल है। और लोग जो हैं जिनकी बच्चों के साथ, बीवियों के साथ, बहनों के साथ जो जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई, वो ही नहीं भूलेंगे।
और और इमरान खान पर प्रेशर होगा कि इमरान हमारा खान बदला पे लें। प्रेशर होगा, बिल्कुल, अगर वो इस तरह से आते हैं। हम्म, लेकिन अगर वो एक एंगेजमेंट प्रोसेस के ज़रिए आते हैं, धीरे धीरे धीमे धीमे चीज़ें होती हैं, और जिस तरह नवाज शरीफ साहब फिर आके इतना तो खैर बंदा ना ही बदले जितना नवाज शरीफ बदले हैं, लेकिन फिर भी नवाज शरीफ साहब भी तो बदल ही गए हैं ना। हम्म। तो फिर फिर उनकी ये हालत भी तो देख लेना। मैं यही कह रहा हूँ, आप डिपेंड करता है कि वो किस तरह वापस आएंगे, दोनों के दरमियान में आए। मेरी अपनी नज़र में पाकिस्तान के लिए तो बेहतर ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक रूल ऑफ गेम तय हो, और आप उस रूल ऑफ गेम में माजी को भुला के आगे की जो फ्यूचर आपका है वो तय करें, ताकि हम वी कैन नॉट अफोर्ड फ्रेंकली कि हम एक अपहेवल में जाएं दोबारा। आपका मशवरा क्या होगा अगर इमरान खान कल दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, आप काबीना में हो, क्या मशवरा देंगे? क्योंकि सफ़र तो आपने भी किया, आप भी जेल रहे, आपके भी बच्चे मैं कोर्ट्स आपसे के ये कह रहा हूँ, चक्कर लगे जी उनके। नहीं नहीं, हमने तो 7 महीने जेल रहा। वो- इलाहाबाद पार्टी में किसी ने पूछा भी नहीं कि भाई वही- आप नहीं, वो आप वो पीटीआई में डिसअंदाज हो, इसलिए मैंने कहा कि आप खुद पीटीआई जेल में रहे, बच्चे नवाज भी आपके नहीं कोर्ट्स किसी में। ने। देखिए बात यह है कि आप कामयाब नहीं हो सकते अगर आप माजी में फंसे रहें। तो अगर आप अपने माजी की तलखियों में फंस जाए ना, फिर आप आगे की जो रास्ता है वो तय नहीं कर सकते। सो नंदलेस जो भी हुआ वो हुआ, आगे की तरफ देखना चाहिए, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमारी कोशिश है कि टेम्परेचर नीचे आए और एक बेहतर तरीके से हम चीज़ें आगे बढ़ा सकें। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपने फवाद चौधरी साहब की बात सुनी। असल बात यही है कि पाकिस्तान में ये जो जेल जाने का साइकिल है ना, ये हमारी पॉलिटिकल एलीट को तोड़ना होगा। ये जिस दिन टूटेगा तो आप कहेंगे कि पाकिस्तान में नॉर्मल डेज़ वापस आने शुरू होंगे, जमहूरियत आनी शुरू होगी। जब तक एक दूसरे को डालते रहेंगे तो फिर तीसरा हाथ तो जिसका है उसी ने ही गेम खेलनी होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।